दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबान ने सूचना दी कि दो व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुलवा लिया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। "खो, क्या समस्या है तुम्हारी?" बादशाह ने पूछा। "हुजूर, मेरा नाम काशी है। मैं तेली हूँ और तेल बेचने का धंधा करता हूँ, और हुजूर यह कसाई है। इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की भरी थैली भी ले गया। जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो यह उसे अपनी बताने लगा। हुजूर, अब आप ही न्याय करें।" "जरूर न्याय होगा। अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है?" बादशाह ने कसाई से कहा। "हुजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हुजूर, जब मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली जैसे ही उठाई, यह तेली आ गया और मुझसे यह थैली छीन ली। अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए।" दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके हाथ फैसला दें। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह से कहा, "हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभार रहा है। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन पर सिक्कों पर तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता।" बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले, पानी को गौर से देखा और फिर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, "मुझे पता चल गया है कि यह थैली किसकी है। काशी, तुम झूठ बोल रहे हो। यह थैली रमजान कसाई की है।" "हुजूर, यह थैली मेरी है।" काशी एक बार फिर बोला। बीरबल ने सिक्के डले पानी वाला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, "यदि यह थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तेल अवश्य होना चाहिए, पर तुम भी देख लो। तेल तो अंश मात्र भी नजर नहीं आ रहा है।" काशी चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। बादशाह अकबर कुछ मजाकिया इंसान थे। उन्हें मजाक बेहद पसंद था। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों को हुक्म दे डाला कि आज से उन्हें पहरेदारी पर लगाया जाता है। यह सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी परेशानी का हल मांगने लगे। तब बीरबल ने उन्हें हिम्मत देते हुई एक तरकीब बताई और कहा कि वो सब लोग अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर बांधकर पहरा देते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहें, "अब तो आन पड़ी हैं।" दूसरी तरफ बादशाह भी अपना भेष बदलकर गश्त पर निकल पड़े। गश्त लगते वक्त बादशाह की नजर अचानक सेठों पर पड़ी। उनका ये निराला रूप देखकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उनसे पूछा, "ये सब हैं?" तब सेठों का मुखिया बोला, "जहां पनाह हम लोग पुश्तों से गुड़ और तेल बेचते आए। भला हमसे पहरेदारी कहाँ हो पाएगी?" बादशाह अकबर समझ गए कि ये बीरबल की ही तरकीब हैं और अपना हुक्म वापस ले लिया। रोशन जीवन के अंतिम पड़ाव में था, इसलिए वह तीर्थयात्रा पर जाना चाहता था। उसने अपने जीवन भर की कमाई एक जगह एकत्रित कर रखी थी। जब उसके मन में तीर्थयात्रा पर जाने का ख्याल आया तो उसने उसमें से कुछ अशर्फियां निकल ली और बाकी बची हुई 1000 अशर्फियां एक थैली में भर ली और अपने मित्र दीनानाथ को देते हुए बोला, "मित्र, यह मेरे जीवन भर की कमाई है। अब मैं तीर्थयात्रा पर जा रहा हूँ। अगर मैं 1 साल के अंदर नहीं आ पाया तो तुम इन्हें किसी नेक काम में खर्च कर लेना।
1 साल तक ये अशर्फियां तुम्हारे पास मेरी एक अमानत हैं। अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं आकर वापस ले लूंगा। दीनानाथ ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपकी ये अमानत संभल कर रखूंगा। आप बिना चिंता किए आराम से तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। दीनानाथ की बात पर यकीन कर रोशन चला गया। इतना सारा धन देखकर दीनानाथ का मन बदल गया और उसने उन सारी अशर्फियों को हजम करने की ठान ली। 1 वर्ष बाद जब रोशन तीर्थ यात्रा से वापस आ गया और दीनानाथ के पास अपना धन लेने गया तो दीनानाथ ने धन देना तो दूर रोशन को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसे बेइज्जत करके घर से भगा दिया। बेचारा गरीब रोशन अपने दोस्त की इस हरकत पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन रोशन ने भी हार नहीं मानी और अपना धन दीनानाथ से लेने के लिए उसने बादशाह अकबर के दरबार में न्याय के लिए गुहार लगाई। अब दीनानाथ को भी दरबार में बुलाया गया, लेकिन दीनानाथ अभी भी रोशन को पहचानने से इनकार कर रहा था। रोशन के पास अपनी बात को साबित करने के लिए ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत। सच्चाई का पता करने के लिए बादशाह ने ये मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन दीनानाथ अपनी बात पर अटल रहा। बीरबल ने रोशन से पूछा, तुमने किसके सामने अपना धन दीनानाथ को दिया था? हुजूर, बस एक आम के पेड़ के नीचे मैंने धन दिया था और कोई गवाह नहीं था। इसका मतलब तुम्हारा गवाह आम का पेड़ है। जाओ तो उस आम के पेड़ से कहो कि वो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे। अगर वो ना माने तो उसकी मिन्नतें करना, लेकिन पेड़ को गवाही के लिए लेकर आना। तभी तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल सकता है। बेचारा रोशन बड़बड़ाता हुआ चला गया। पेड़ भी भला गवाही दे सकता है। दीनानाथ और बीरबल महल में ही रोशन का इंतजार करने लगे। जब कुछ समय गुजर गया तो बीरबल बोला, अब तक तो रोशन आम के पेड़ के पास पहुंच गया होगा और उससे मिन्नतें कर रहा होगा। तभी दीनानाथ बोला, रोशन तो वृद्ध आदमी है, वो इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता। अभी तो उसे काफी समय लग जाएगा क्योंकि वहां का रास्ता भी साफ नहीं है। बीरबल शांत होकर रोशन का इंतजार करने लगे। बहुत देर बाद रोशन महल में आया और बोला, महाराज, मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की लेकिन वो वही का वही खड़ा रहा। अब आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? बीरबल ने रोशन को आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पेड़ तुम्हारे पक्ष में गवाही देकर चला गया है। दीनानाथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पेड़ कब आया? मैं तो कब से यही बैठा हुआ हूँ। बीरबल बोले, दीनानाथ, जब मैंने तुमसे पूछा था कि रोशन उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा तो तुमने तुरंत इनकार कर दिया। इसका मतलब कि तुम उस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे। अब तुम सीधे सीधे अशर्फियों के बारे में बताते हो या मैं अपने तरीके से पूछूं? बेचारे दीनानाथ ने डर के मारे सब कबूल कर लिया। उसने रोशन से माफी मांगकर उसका सारा धन वापस कर दिया। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे राजकाज की चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक दरबान ने आकर बताया, महाराज, महल के बाहर 2 व्यक्ति एक थैली के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। बादशाह ने दोनों को अंदर बुलवाया और उनकी समस्या के बारे में पूछा। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, हुजूर, मेरा नाम काशी है और मैं तेल बेचता हूँ। एक दिन यह व्यक्ति मेरी दुकान पर तेल लेने के लिए आया था और तभी मौका पाकर अशर्फियों से भरी मेरी थैली भी अपने साथ ले गया। जब मैंने इससे उस थैली के बारे में पूछा तो यह उस थैली को अपनी थैली बताने लगा। अब तो हुजूर आप ही न्याय करें। बादशाह अकबर ने कसाई से पूछा, तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? जहां पनाह, मैं रमजान कसाई हूं।
जब यह आज मेरी दुकान पर आया तब मैं आज के बिके हुए मांस से आई अशर्फियों को गिन रहा था कि इसने मेरे हाथ से थैली छीन ली और अब उसे अपनी बता रहा है। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, आप मेरी अशर्फियों की थैली मुझे वापस दिलवा दीजिए। दोनों का पक्ष सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए कि आखिर सही कौन है, किसके हक में फैसला सुनाए। तब उन्होंने बीरबल से सच पता लगाने के लिए कहा और उन दोनों को बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी लाने को कहा और थैली में से कुछ अशर्फियां निकाली। जब सेवक पानी ले आया तो बीरबल ने वो अशर्फियां उस पानी में डाल दी और फिर बादशाह से कहा, हुजूर, ये अशर्फियां तो कसाई की हैं क्योंकि इन्हें पानी में डालने पर तेल का कोई भी कण नहीं दिख रहा। अगर ये अशर्फियां तेली की होती तो इन पर थोड़ा बहुत तेल जरूर लगा होता। बीरबल की बात से बादशाह अकबर भी पूरी तरह सहमत हो गए। दोनों को फिर से दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने तेली से कहा, तुमने झूठ बोला है, यह थैली तुम्हारी नहीं रमजान कसाई की है। लेकिन तेली अभी भी उस थैली को अपनी बता रहा था। जब वह अपनी बात पर अड़ा रहा तो बीरबल ने उसे वह कटोरा दिखाया और कहा, अगर यह अशर्फियों से भरी थैली तुम्हारी होती तो इन पर तेल जरूर लगा होता। बीरबल की बात सुनकर काशी नाम का तेली चुप खड़ा हो गया। बादशाह ने तेली को झूठ बोलने के जुर्म में कारगर में डलवा दिया और कसाई को उसकी थैली लौटा दी। आज आप पढ़ेंगे माली और मटका चोर की कहानी। इस कहानी में महल के बगीचे में काम करने वाले बूढ़े माली का सिक्कों से भरा मटका चोरी हो जाता है, जिसे बीरबल बड़ी ही चालाकी से चोर सहित पकड़ लेता है। एक बार की बात है, बीरबल अपने गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब चारों ओर देखा तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। बीरबल ने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो राजा अकबर के बगीचे में काम करने वाला माली है। बीरबल ने उससे उसके रोने का कारण पूछने पर पता चला कि शाही बगीचे में आम के पेड़ की जड़ के नीचे उनके जीवन भर की कमाई का मटका रखा हुआ था, जो कि अब वहां नहीं है। बीरबल ने उनकी बात सुनी और फिर कहा, आप चिंता न करें, आपका मटका आपको मिल जाएगा। इतना कहकर बीरबल वहां से चले गए और सोचने लगे कि आखिर मटका कौन निकाल सकता है, क्योंकि उस बगीचे में माली, जिसका मटका चोरी हुआ, राजा अकबर और बीरबल ही जा सकते हैं। इन तीनों के सिवाय उस बगीचे में और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बहुत सोचने पर बीरबल को याद आया कि जड़ी बूटी लेने के लिए कहीं शाही हकीम तो बगीचे में नहीं आए। इसका पता लगाने के लिए बीरबल ने अकबर से कहकर हकीम को महल में बुलवाने को कहा। हकीम को महल में आने का आदेश दे दिया गया। हकीम के महल में आने से पहले बीरबल ने महल में मौजूद मंत्रियों से पूछा कि कौन कौन हकीम जी से अपना इलाज करवा रहा है। तब एक मंत्री ने बताया कि उसको दस्त लग गए थे, जिसका इलाज हकीम जी कर रहे हैं। दस्त के लिए उन्होंने आम के पेड़ की जड़ से बनी दवाई दी है। हकीम जी महल में पहुंच जाते हैं तो बीरबल उनसे कहते हैं, हकीम जी, मुझे दस्त की परेशानी हो गई है, इसके लिए आपके पास कोई दवाई हो तो मुझे दे दीजिए, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इतना सुनकर हाकिम जी बोले, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे कि आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। मैंने ये दवाई मंत्री को भी दी थी, लेकिन ये दवाई कवेल शाही बगीचे में लगे आम के पेड़ की जड़ से ही बन सकती है। जैसे ही हकीम जी ने ये कहा, बीरबल तुरंत समझ गए कि मटका इन्होंने ही निकाला है। बीरबल ने कहा, अब आप सिक्कों से भरे मटके के बारे में खुद बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछें? हकीम ने कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे लगा ये मटका बहुत पहले का दबा हुआ है, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज फिर अपनी बुद्धिमानी से मटका चोरी करने वाले को पकड़ लिया। मटका चोरी करने की वजह से अकबर ने हकीम से शाही पद छीनने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, इन्होंने तो सच बता दिया था, इसलिए इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। जिस माली का मटका चोरी हुआ था उसे महल में बुलाया गया और उससे पूछा कि मटके में क्या था। माली ने बताया, 120 सोने के सिक्के। बीरबल ने कहा, ये आप गलती थी कि आपने मटके को जमीन में छुपाया, इसलिए आपके मटके में से 10 सिक्के हकीम जी की सच्चाई के लिए इन्हें दिए जाते हैं, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती न करे। बीरबल का ये तर्क सुन राजा अकबर बहुत खुश हुए। आज हम आपके लिए लाए हैं घड़े में बुद्धि। इस कहानी में आप जानेंगे कैसे बीरबल अपनी चतुराई से श्रीलंका के राजा को घड़े में बुद्धि भरकर भेज देता है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, सेठ बने पहरेदार सिर पर बांध पायजामा। अगर आपने ये मजेदार किस्सा नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। एक बार श्रीलंका के राजा ने अपने दूत को राजा अकबर के दरबार में भेजा और उससे कहा कि वह राजा अकबर से कहे कि हमें एक घड़े में बुद्धि भरकर भेज दें। दूत ने अपने राजा के कहे अनुसार अकबर से कहा, महाराज, आपके महल में बहुत से बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धिमता के लिए विख्यात हैं, इसलिए हमारे महाराज ने आपके महल से एक घड़े में बुद्धि मांगी है। दूत की ये बात सुन महल में बैठे सभी मंत्री और राजा दूत को आश्चर्य से देखने लगे और पूरे दरबारी और मंत्री एक दूसरे से बातें करने लगे कि ये कैसा निवेदन है। इतने में राजा अकबर ने दूत से कहा, क्या श्रीलंका के राजा हमें पागल बनाना चाहते हैं? ऐसा कैसे हो सकते हैं? घड़े में बुद्धि कैसे जा सकती है? राजा अकबर की बात सुनकर बीरबल बोले, महाराज, हम घड़े में बुद्धि भेज देंगे मगर उसमें कुछ समय लगेगा। दूत ने कहा, ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन बुद्धि घड़े में ही देनी पड़ेगी। बीरबल ने घर जाकर अपने सेवक से छोटे मुहर वाले घड़े लाने को कहा। सेवक 1 दर्जन घड़े लेकर आ गया। फिर उन्हें ऐसे खेत में ले जाया गया जहां पर कद्दू लगे थे। बीरबल भी उस खेत में पहुंच गए और छोटे छोटे कद्दू ढूंढकर उन्हें घड़े के अंदर डाल दिया और खेत के किसान को आदेश दिया कि इन घड़ों को जब तक न छेड़ा जाए जब तक कि वो खुद आदेश न दे दें। कुछ दिनों बाद बीरबल से बुद्धि के घड़े के बारे में पूछा गया तो बीरबल ने कहा, महाराज, अभी घड़ों में बुद्धि भरने में कुछ सप्ताह का समय और लगेगा, जब तक घड़े में बुद्धि अच्छी तरह भर जाएगी। कुछ सप्ताह बाद बीरबल घड़े की जांच करने गए तो उन्होंने देखा कि कद्दू अब बिल्कुल घड़े के आकार के हो चुके हैं। तो बीरबल ने अपने सेवक से सावधानीपूर्वक उन घड़ों को पौधों से अलग करने के लिए कहा और उन्हें दरबार में पहुंचाने का आदेश दिया। बीरबल के कहने पर श्रीलंका के दूत को दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने उसमें से एक घड़ा उठाकर दूत को दे दिया। घड़ा कपड़े से ढका हुआ था। घड़ा देते वक्त बीरबल ने दूत से कहा, अपने महाराज से कहना कि बुद्धि निकालकर हमारा घड़ा हमें ऐसे ही लौटा दिया जाए और वो कहीं से टूटे फूटे ना, नहीं तो बुद्धि का फल लाभकारी नहीं होगा। यह बात सुनकर दूत ने बड़ी जल्दी घड़े के अंदर देखा और पीछे हट गया। बीरबल ने अपनी बात को पूरी करते हुए कहा, अपने महाराज से ये भी कहना कि हमारे पास ऐसे और भी घड़े हैं, अगर उन्हें जरूरत हो तो शीघ्र ही मंगा लें, नहीं तो क्या पता कोई जरूरतमंद उन्हें मंगा लें। दूत ने सोचा कि उसके महाराज को इन्हें ऐसी चुनौती नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि बीरबल ने उन्हें अपनी बुद्धि द्वारा पराजित कर दिया था। यह सोचते हुए दूत ने चुपचाप घड़ा उठाया और वहां से चला गया।
दूत के जाने के बाद राजा अकबर ने भी बुद्धि के घड़े को देखने की इच्छा जताई तो बीरबल ने उन्हें वो घड़ा दिखाया। घड़ा देखते ही राजा हंस पड़े क्योंकि उसके अंदर कद्दू था। राजा अकबर ने कहा, बीरबल तुमने श्रीलंका के राजा को सच में ऐसी बुद्धि भेजी है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से 2 रत्न बीरबल और तानसेन में एक बार किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। जब विवाद का कोई हल नहीं निकला तो दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह को अपने दोनों ही रत्न बहुत प्यारे थे, इसलिए वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने किसी और से फैसला कराने की राय दी। बीरबल ने पूछा, हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने की राय दी है तो कृपा करके ये भी बता दें कि हम किस महान व्यक्ति से अपना फैसला कराएं। तब महाराज ने महाराणा प्रताप का नाम सुझाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बादशाह अकबर की सलाह पर दोनों महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप सोच में पड़ गए। तभी तानसेन ने अपनी मधुर आवाज में रागिनी गानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर महाराणा प्रताप मदहोश होने लगे। तब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो बीरबल से भी रहा न गया और बोले, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो हमने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि अगर मेरा पक्ष सही होगा तो मैं 100 गाय दान करूंगा और मियां तानसेन का पक्ष सही हुआ तो वो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। ऐसा उन्होंने अपनी मन्नत में मांगा था। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथ में है। महाराणा एक हिंदू शासक थे, इसीलिए वो गोहत्या के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। बीरबल की ये बात सुनकर वो चौंक गए और उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष में फैसला सुना दिया। जब ये बात बादशाह को पता चली तो वो बहुत हंसे। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे सभी दरबारी बीरबल के दिए जवाब को मान लेते हैं और बादशाह अकबर भी बीरबल की बात से प्रसन्न हो उसे इनाम देते हैं। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारियों में आपस में कुछ खुसर पुसर चल रही थी। तभी एक सभासद ने बादशाह अकबर से पूछा, हुजूर, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो केवल बीरबल बता सकता है, हम नहीं। सभासद की बात सुनकर बादशाह अकबर पहले थोड़ा शांत हो गए, फिर कुछ देर बाद कहा, अच्छा बताओ, इस समय दरबार में बैठे लोगों के मन में क्या चल रहा है। अकबर की बात सुन वह सभासद बोला, जहांपना, लोगों के मन में क्या है यह तो सिवाय खुदा के और कोई नहीं बता सकता। अगर बीरबल बता दे तो हम जाने। बादशाह ने उसी समय बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बड़े ही अदब से बीरबल दरबार में पेश हुआ। उसके सामने भी बादशाह ने यही प्रश्न दोहराया, बताओ, इस समय दरबार में बैठे सभी लोगों के मन में क्या चल रहा है। बीरबल ने फौरन दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, इस समय तो सबके मन में एक ही बात है कि यह दरबार सदा इसी तरह भरा रहे और बादशाह सलामत हमेशा स्वस्थ और जिंदा रहे। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर सभी दरबारियों ने बीरबल की बात को मान लिया, क्योंकि मना करने पर मौत किसको बुलानी थी। बेचारा सभासद बादशाह के सामने सिर झुकाए बैठा रहा। बादशाह अकबर बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बदले में उसे इनाम दिया। एक बार एक महाजन को अपना चित्र बनवाने का शौक लगा। उसने एक चित्रकार को बुलवाकर अपना चित्र बनवाने को कहा।
महाजन के कहे अनुसार चित्रकार ने महाजन का चित्र बनवाने में बहुत मेहनत की, लेकिन महाजन बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। वह चित्रकार से बोला, यह चित्र ठीक नहीं बना है, इसे दोबारा बनाओ। ऐसे करते करते महाजन ने बहुत सारे चित्र बनवाकर उन्हें गलत बता दिया। अब चित्रकार समझ चुका था कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और हर बार चित्र बनवाते समय चेहरा बदल लेता है। इसलिए उसने महाजन से अब तक बनाई गई सभी तस्वीरों का मेहनताना मांगा। धूर्त महाजन बोला, कैसा मेहनताना? तुमने अब तक एक भी सही चित्र नहीं बनाया है। जब तुम सही चित्र बना दोगे तो तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिल जाएगा। महाजन की बात सुनकर चित्रकार निराश होकर अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को महाजन की इस करतूत के बारे में बताया। अपने पति को परेशानी में देख उसने चित्रकार को बादशाह अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाने की सलाह दी। पत्नी की बात चित्रकार को समझ आ गई और अगले ही दिन चित्रकार ने सारा हाल बादशाह अकबर के दरबार में जा सुनाया। बादशाह ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और साथ ही महाजन की भी महल में बुलवाया। सभी चित्रों को ध्यान से देखने के बाद बादशाह अकबर ने महाजन से पूछा, इन सभी चित्रों में कुछ कमी है क्या? महाजन ने कहा, जी हुजूर, इनमें से कोई भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। महाजन की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल पहले से ही दरबार में उपस्थित था और सारी बातें अच्छी तरह समझ चुका था कि महाजन चेहरे बदलने में माहिर हैं, इसलिए चित्रकार को परेशान कर रहा है। थोड़ी देर सभी चित्रों की ओर देखने के बाद बीरबल ने भी हर एक चित्र में कमियां निकालनी शुरू कर दी और चित्रकार को 2 दिन बाद महाजन का सुंदर सा चित्र बनाकर लाने के लिए कहा और महाजन को आदेश देते हुए कहा, अगर तुम्हें चित्र पसंद आ जाएं तो चित्रकार का मेहनताना देना होगा। इतना कहकर बीरबल ने दोनों को बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद चित्रकार को वापस बुलवाया और उससे 2 दिन बाद बड़ा सा दर्पण लाने को कहा। 2 दिन बाद जब दोनों दरबार में उपस्थित हुए तो चित्रकार ने वह दर्पण महाजन के सामने रख दिया और बोला, जनाब, ये चित्र तो एकदम सही है ना? महाजन बोला, लेकिन यह चित्र नहीं दर्पण है। यही तो असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। फिर बीरबल ने भी अपने स्थान से उठकर कहा, सही तो कह रहा है चित्रकार, यह तुम्हारा ही तो चित्र है। महाजन समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी बीरबल की हाँ में हाँ मिलाते हुए चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार ने खुशी खुशी बीरबल का शुक्रिया अदा किया और महल से अपने घर की ओर चला गया। बीरबल 2 काले और 1 बादामी रंग का है। बादशाह अकबर के सभी सवालों के जवाब देने के बाद बीरबल अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। फिर बादशाह ने अपने साले की तरफ देखा जो कि सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। बादशाह ने पूछा, साले साहब, क्या अब तुम्हें कुछ कहना है? साले साहब के पास बोलने के लिए अब कोई जवाब न था, वह सिर झुकाए अपने स्थान पर बैठा रहा। बादशाह अकबर और बीरबल के बारे में हम सभी जानते ही हैं। हम सभी ने बचपन में अकबर और बीरबल की कहानी सुनी होगी। इस पोस्ट में हम बादशाह अकबर और बीरबल के कुछ रोचक किस्से देखेंगे। बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्न में से एक थे। वो अपने बुद्धिचातुर्य से अकबर के सारे सवाल का जवाब देते थे। बीरबल कवि और लेखक थे जो अपनी बहुमूल्य सलाह के लिए जाने जाते थे। बादशाह अकबर को अगर कोई भी समस्या हो तो बीरबल ही उस समस्या का समाधान लाते थे। बीरबल का स्वभाव मजाकिया था।
वो अपने बुद्धिचातुर्य से कोई भी समस्या का हल आसानी से ढूंढ लेते थे। कई बार तो बादशाह अकबर बीरबल की परीक्षा करने के लिए भी उनसे सवाल पूछते थे। बीरबल हर बार बादशाह अकबर को जवाब देने में कामयाब रहे हैं। बीरबल जैसे ही कोई समस्या का हल निकाल ले वैसे ही बादशाह अकबर उनकी तारीफ करते थे और कई बार उसे इनाम भी देते थे, लेकिन दरबार में हाजिर दूसरे दरबारियों बीरबल से जलते थे। बीरबल जब दरबार में हाजिर ना हो तब कई बार बाकी दरबारियों ने बीरबल की जगह लेने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो सभी नाकामयाब ही रहे। बीरबल की जगह बादशाह अकबर के दरबार में और कोई नहीं ले सकता। एक बार अकबर के दरबार में दो महिलाएं लड़ती हुई आई। उनके पास एक छोटा सा बच्चा था। एक महिला बोल रही थी, मैं इस बच्चे की असली माँ हूँ। दूसरी महिला भी बोल रही थी कि मैं इस बच्चे की असली माँ हूँ। इस बच्चे की असली माँ कौन है, यह बताना अकबर के लिए मुश्किल हो गया था। अकबर ने बीरबल को कहा कि तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर एक जल्लाद को बुलाया। उसके हाथ में तलवार दी और फिर कहा कि इस तलवार से तुम इस बच्चे के दो बराबर हिस्सों में टुकड़े कर दो और इन दोनों को दे दो। बीरबल ने दोनों महिलाओं को फिर पूछा कि क्या आप दोनों को ये मंजूर है। एक महिला ने बोला कि जी मुझे ये मंजूर है। अगर ये महिला अपने बच्चे का हक जाने नहीं देती है तो फिर मुझे ये निर्णय बिल्कुल मंजूर है। पैसों से भी मूल्यवान इनाम का आधा हिस्सा। इतना सुनते ही दूसरी महिला ने बीरबल के पैर छुए और वो रोते हुए बोली, इस बच्चे के दो टुकड़े मत कीजिए, मैं मेरा हक जाने देती हूँ। बीरबल ने तुरंत ही अकबर को कहा कि मुझे इस समस्या का समाधान मिल गया। मुझे पता चल गया कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। ये दूसरी महिला इस बच्चे की असली माँ है, क्योंकि उसने अपना बच्चा किसी भी हालत में जीवित रह पाए ऐसा सोचा और ये पहली महिला को इस बच्चे के लिए जरा सा भी लगाव नहीं है। अकबर ने तुरंत ही इस बच्चे को वो दूसरी महिला को दे दिया और इस बच्चे को अपना बताने वाली इस पहली महिला को गुनहगार साबित किया और 1 साल की जेल की सजा भी दी। ये कहानी है एक बहुभाषी के बारे में। उस बहुभाषी की मातृभाषा क्या है वो किसी को नहीं पता है। बीरबल उनकी मातृभाषा क्या है वो पता लगाते हैं। वो कैसे पता लगाते हैं, ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी। एक दिन बादशाह अकबर को अपने विभिन्न प्रांतों में भाषाई विविधता देखकर दरबार में एक बहुभाषिक नियुक्त करने की इच्छा होती है। बादशाह चाहते थे कि उनके दरबार में एक बहुभाषिक हो जिसकी मदद से वे अपनी प्रजा से आसानी से बात कर पाएं। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने मंत्रियों को एक बहुभाषिक ढूंढने का आदेश दिया जिसकी विभिन्न भाषाओं पर अच्छी पकड़ हो। बादशाह का यह आदेश उनके मंत्रियों और सैनिकों ने पूरे राज्य में प्रसारित कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। उस व्यक्ति ने अकबर से कहा कि मैं कई भाषाओं का जानकर हूं और मेरी पकड़ भी विभिन्न भाषाओं पर अच्छी है। आप मुझे बहुभाषिक के पद के लिए नियुक्त कर लीजिए। बादशाह अकबर ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए अपने दरबारियों को उससे अपनी अपनी भाषाओं में बात करने के लिए कहा। सभी दरबारी एक एक करके उस बहुभाषी से प्रश्न करने लगे। उन सभी दरबारियों को बहुभाषी ने उनकी ही भाषा में जवाब दिए। विभिन्न भाषाओं पर उस बहुभाषी की पकड़ देखकर बादशाह बहुत खुश हो जाते हैं और उस बहुभाषी को नियुक्त कर लेते हैं। अब बादशाह अकबर उस बहुभाषी से पूछते हैं कि तुम मुझे अब ये बताओ कि तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है। बहुभाषी ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, क्या उनमें से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है।
सभी दरबारियों ने अपने अपने अनुमान के आधार पर बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास किया, किंतु उनमें से किसी का भी अनुमान सही नहीं था। ये देखकर बहुभाषी बोला, महाराज, लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया। मुझे यहाँ पर तो कोई भी बुद्धिमान नहीं लगता है। बहुभाषी की बात सुनकर अकबर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, क्योंकि बीरबल ने अब तक बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास नहीं किया था। बादशाह अकबर को अपनी ओर देखते हुए बीरबल ने उनसे कहा कि जहांपनाह, मैं आपको कल बताऊंगा कि इस बहुभाषी की मातृभाषा कौन सी है। उस रात बहुभाषी को अकबर ने अपने दरबार के अतिथिगृह में ठहरने के लिए कहा था। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित होते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल बताओ क्या है इस बहुभाषी की मातृभाषा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इनकी मातृभाषा बांग्ला है। आप इनसे पूछ लीजिए। बादशाह ने उस बहुभाषी से पूछा तो उसने कहा, हाँ, बीरबल ने सही कहा, मेरी मातृभाषा बांग्ला ही है। अकबर ने बड़ी हैरानी के साथ बीरबल से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। बीरबल ने कहा, कल रात मैंने शाही अतिथि गृह के बाहर अपना एक सेवक भेजा था। जब ये बहुभाषी वहां पर सो रहे थे, तब मेरे भेजे हुए सेवक ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही ये अपनी नींद खोलकर दरवाजा खोलने के लिए आए और उन्होंने दरवाजा खोला, तब तक मेरा सेवक वहां से चला गया था। कुछ देर बाद फिर से मेरे सेवक ने दरवाजा खटखटाया और जब इन्होंने दरवाजा खोला तब बाहर कोई नहीं था। जब तीसरी बार मेरा सेवक दरवाजा खटखटा के चला गया, तब ये गुस्से में चिल्लाने लगे। उस समय गुस्से में ये जो भाषा बोल रहे थे वो बांग्ला थी। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं पास ही के कक्ष में छुपकर सब सुन रहा था। मैं समझ गया कि इनकी मातृभाषा बांग्ला है, क्योंकि व्यक्ति कितनी ही भाषाओं का ज्ञाता क्यों न हो, पर जब वो गुस्से में होता है तब वो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। बहुभाषी को अब बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में पता चल गया। अंत में बीरबल उस बहुभाषी से उनकी नींद खराब करने के लिए माफी भी मांगता है। अकबर और बीरबल की इस कहानी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते में अकबर का मूड मजाक करने का था और उन्होंने बीरबल के मजे लेने के लिए बीरबल से पूछा कि हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते। बीरबल ने भी इस सवाल का जवाब मजाक के मूड में ही दिया। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कार्यवाही चल रही थी। कार्यवाही के बीच में अकबर को मजाक सूझा। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे ये बताओ कि हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते हैं। बादशाह अकबर का सवाल सुनकर बीरबल समझ गया कि बादशाह आज मजाक के मूड में है। वैसे बीरबल था तो हाजिर जवाबी, किंतु इस बार उसने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, वैसे तो तुम हर सवाल का जवाब तपाक से दे देते हो, तो फिर आज तुम्हें क्या हुआ। बीरबल ने कहा, कुछ नहीं जहांपना, मैं ये सोच रहा था कि किसकी हथेली पर। अकबर ने बीरबल को अपनी हथेली दिखाते हुए कहा कि हमारी हथेली पर। बीरबल ने कहा, महाराज, आपकी हथेली पर कैसे बाल उग सकते हैं। आप पूरा दिन अपने हाथों से उपहार वितरित करते रहते हो। लगातार घर्षण के कारण आपकी हथेली में बाल उगना नामुमकिन है। अकबर ने कहा, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं हैं। ऐसा क्यों? दरबार में हाजिर सभी दरबारियों को ऐसा लगा कि बीरबल इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, किंतु बीरबल का जवाब तैयार था। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं हमेशा आपसे इनाम लेता रहता हूँ, इसलिए मेरी हथेली पर भी बाल नहीं उगते हैं। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह अकबर उनसे प्रभावित तो हुए, लेकिन उनका मन किसी भी तरह बीरबल को निरुत्तर करने का था। उन्होंने बीरबल से तीसरा सवाल पूछ ही लिया,
चलो ये तो हुई हमारी और तुम्हारी बात, लेकिन मुझे ये बताओ कि इन दरबारियों का क्या? ये तो हमसे हमेशा इनाम भी नहीं लेते हैं, तो फिर उनकी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते हैं? सभी दरबारियों को लगता है कि अब तो पक्का बीरबल फंस गया। लेकिन बीरबल ऐसे फंसने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत कहा, आप हमेशा मुझे इनमें देते रहते हैं और मैं हमेशा आपके हाथ से इनमें लेता रहता हूँ। ये देखकर सभी दरबारी जलन में हाथ मलते रह जाते हैं, इसलिए उनकी भी हथेली पर बाल नहीं उगते हैं। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर हंसने लगते हैं और सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक जाते हैं।